नमस्कार, आज हम देखेंगे शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। प्रायः शिक्षण की अनेक विधियां होती हैं, लेकिन शिक्षक द्वारा उन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्र किसी भी विषय को सरलतापूर्वक और आसानी से समझ सकें। शिक्षण विधि का शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में एक अहम भूमिका होता है, इसलिए शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण एक सक्रिय क्रिया है, यानी एक्टिव क्रिया है, जिसका उद्देश्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, यानी कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और उन्हें सभ्य और एक कुशल नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इस क्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, यानी कि शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं और शिक्षार्थी जो होते हैं उस ज्ञान को अर्जन करते हैं, यानी कि उस विषय का अधिगम करते हैं। प्रत्येक शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रियता से भाग लेते हैं, यानी कि दोनों का उसमें योगदान होता है। शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में शिक्षक का दायित्व होता है कि वह शिक्षार्थियों को सक्रियता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे, यानी कि ऐसा माहौल तैयार करे जिससे छात्र केंद्रित होकर उस विषय पर केंद्रित होकर उस विषय को सरलतापूर्वक समझ सकें। कक्षा में शिक्षण के आयोजन में शिक्षक और उसका व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारक होता है। शिक्षक का व्यक्तित्व हमेशा सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। शिक्षक अपनी कुशलता से कक्षा में शिक्षण के लिए जो वातावरण तैयार करता है उसमें दो तत्व मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। देखिए, प्रथम देख लेते हैं, शिक्षक जो ज्ञान बालकों को देना चाहते हैं उसकी विषय वस्तु पर उसका अधिकार हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं उनका उन विषय पर पूर्ण नॉलेज हो, पूर्ण जानकारी हो, तभी वो छात्रों को ज्ञान दे सकेंगे। अगर विषय के बारे में उनको जानकारी नहीं रहेगी तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएंगे और छात्र उस विषय को नहीं समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। दूसरा, इस ज्ञान को बालकों तक पहुंचाने के लिए वह किस पद्धति का प्रयोग करता है, यहाँ पर किस, तो यानी कि शिक्षण पद्धतियाँ अनेक तरह की होती हैं, तो उसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र सब्जेक्ट या शिक्षण बिंदु को आसानी से अधिगम समझ सकें और अधिगम कर सकें। अब इसका अर्थ देख लेते हैं शिक्षण विधि की। इसके माध्यम से छात्र कुछ सीखते हैं और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम छात्र कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं। शिक्षण विधि के माध्यम से छात्र अधिगम करते हैं और ज्ञान का भी अर्जन करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हुआ। शिक्षण विधि का महत्व देखते हैं, उसके बाद हम शिक्षण विधि में कहानी विधि को देखेंगे, स्टोरी टेलिंग को देखेंगे। इसकी व्याख्या उसके बाद में करेंगे। इस पॉइंट के बाद मानसिक तथा शारीरिक श्रम का समन्वय, प्रेरणादायक होना, पूर्व ज्ञान पर आधारित, सुव्यवस्थित होना, उपचारपूर्ण होना, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल, क्रियाशीलता के अवसर, पथ प्रदर्शन की योग्यता होना। तो पहला देखते हैं मानसिक तथा शारीरिक श्रम का समन्वय। पहला है मानसिक तथा शारीरिक श्रम का समन्वय। एक श्रेष्ठ पठन पद्धति बालक को केवल मानसिक श्रम करने के लिए उत्साहित नहीं करती, बल्कि शारीरिक श्रम करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यानी कि शिक्षण पद्धति, एक कुशल शिक्षण पद्धति जो है वो बालक को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार करती है। इस कारण इसमें शारीरिक और मानसिक श्रम का समन्वय किया जाता है। प्रेरणादायक होना, दूसरा नंबर है प्रेरणादायक होना। शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा उतना ही वह सफल माना जाएगा। अतः अच्छी पठन पद्धति छात्रों को सीखने की प्रेरणा देती है। यानी कि शिक्षक द्वारा छात्रों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए,
उनकी हौसला, छात्रों की हौसला को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, तभी वह एक सफल शिक्षक माना जा सकता है। अगर छात्र अपने शिक्षण प्रक्रिया में कुशलता प्राप्त करेंगे तो शिक्षक को एक सफल शिक्षक माना जाता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित। किसी भी विषय को जो पूर्व ज्ञान पर आधारित रहती है, उस विषय को छात्र पढ़ने में रुचि लेते हैं। इसलिए जिस भी विषय को पढ़ाया जाता है वो पूर्ण ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, जो पद्धति छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर रहती है उसमें शिक्षक को सफलता निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्र नवीन ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि छात्रों को समझने में यहाँ पर आसानी होता है। जैसे राष्ट्रपति है, तो 9th क्लास में राष्ट्रपति को छात्रों ने पढ़ा, उसी विषय को 12th में पढ़ाया जाए तो छात्र अधिक रुचि के साथ पढ़ेंगे। 12th में उस विषय पर हाई स्टैंडर्ड की जानकारी दी जाएगी, जबकि 9th क्लास में थोड़ी मोड़ी जानकारी दी गई थी राष्ट्रपति के बारे में। सुव्यवस्थित होना, चौथा नंबर। पठन पद्धति सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सुव्यवस्थित पठन पद्धति शिक्षक को सफलता की ओर ले जाने वाली होती है। सुव्यवस्थित होने पर शिक्षक आत्मविश्वास तथा बिना शंका के अध्ययन का कार्य करते हैं। उपचार पूर्ण होना। अच्छी पठन पद्धति में बालकों की भूलों को सावधानी से उपचार किया जाता है। बालकों द्वारा भूल करने पर उन्हें मारा पीटा नहीं जाता है, बल्कि उनका सहानुभूतिपूर्वक उपचार किया जाता है। बालक को सहानुभूतिपूर्वक सिखाना चाहिए। वो मारने पीटने से किसी भी विषय को नहीं सीखते। अगर उन्हें अच्छी तरह से सरलतापूर्वक और प्यार से सिखाया जाए तो वो किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं, और टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रेम की भावना भी बनी रहती है। बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। यानी कि बालकों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है उसी के अनुसार अच्छी पठन पद्धति बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। इसमें शिक्षक समस्त बालकों को एक ही प्रकार के मार्ग पर न ले जाकर उनकी शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर हुआ कि अनेक बालक अनेक वातावरण और अनेक परिवार से अपने परिवार से आते हैं, तो इसलिए उनमें भिन्नता देखा जाता है। हर एक की नेचर और व्यवहार अलग अलग होता है, तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण प्रक्रिया प्रदान की जाती है। अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह बालक के स्वभाव और मनोविज्ञान के पक्ष को भली भांति समझे। पहले शिक्षक को तो बालक के नेचर को समझना होगा और उसी के अनुसार उन्हें बालक को ढालना होगा। शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल। सर्वोत्तम पाठन पद्धति की अन्य विशेषता उसका शिक्षा सिद्धांतों के नियमों के अनुकूल होना है। शिक्षक अध्यापन के प्रमुख सूत्रों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाना है। इन सूत्रों के उचित प्रयोग से पठन पद्धति प्रभावशाली होता है तथा छात्र अध्ययन में रुचि लेने लगते हैं। क्रियाशीलता के अवसर। एक प्रभावशाली पठन पद्धति में बालक को क्रियाशीलता के पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बालक को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह क्रियाशील होकर ज्ञान अर्जन करने लगे। शिक्षण में निष्क्रियता निरसता लाती है और बालक रुचि के साथ नवीन ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है। पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। अच्छी पठन पद्धति वह है जिसमें बालक का ठीक रूप से अच्छी तरह से पथ प्रदर्शन कर सके। यह पथ प्रदर्शक शिक्षक इस ढंग से करता है कि बालक सरलता से ज्ञान प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
तो आज हम शिक्षण विधि में कहानी विधि को देखेंगे, स्टोरी टेलिंग। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन कहानी से जुड़ा होता है। अगर उसके जीवन को लिखा जाए तो एक जीवनी का निर्धारण किया जा सकता है। तो कहानी विधि को हम देखते हैं। इस विधि के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है और कहानी विधि के माध्यम से बालक किसी भी विषय को आसानी से समझते हैं। तो कुछ परिचय देखते हैं। मानव के साथ उसकी जीवनी या कहानी पूर्ण रूप से जुड़ी होती है, अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा जीवन। जीवन में ऐसे अनेक क्षण और घटनाएं घटती हैं जो कि हमारे लिए हमारे समझ आकर एक अच्छी शिक्षा दे जाती है, कुछ नॉलेज हमेशा दे जाती है। कहानी उन क्षणों और घटनाओं को विवरणात्मक यादगार पल है, विवरण के रूप में कहानी को देखा जाता है। मानव केवल अनुभवक ही नहीं, प्रकाशक भी होता है। इस प्रकार मानव के जीवन में उनके जीवन के साथ अनेक घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं जो कि एक कहानी का रूप धारण कर लेती है। तो ये कुछ परिचय था। कहानी शिक्षण विधि, प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। कोई भी कहानी का चुनाव करके, यानी कि उसका निर्वाचन करके कि इस कहानी को मुझे छात्रों को बताना है, तो कहानी को इस प्रकार बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक बात को ग्रहण कर सके। और कहानी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें अच्छी नॉलेज हो, अच्छी चीज़ों को छात्र सीख सके। अधिक ग्रहण मौखिक कहानी कथन द्वारा ही संभव है, यानी कि मौखिक रूप से बताया जाए तभी संभव है, क्योंकि पढ़कर सुनाने से कहानी में निरसता आ जाती है। उसी विचारों और हाव भाव में व्यक्त करने चाहिए जिस रूप में कहानी है, जैसी घटना उसमें घटी हुई है तो उसी रूप में उसको बताना चाहिए। अगर डायरेक्ट पढ़ा जाए किताबों से तो उसमें निरसता आ जाएगी। रुचि न रहने पर छात्रों का ध्यान एकाग्र नहीं रहता। अगर किसी चीज़ में रुचि नहीं रहती है तो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं रहता। शिक्षक के व्यक्तित्व तथा भाव का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ पाता तथा गुरु शिष्य में निकटता की भावना भी उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि उनका रुचि ही नहीं रहेगी, बालक की रुचि ही नहीं रहेगी कहानी में। उसके विपरीत छात्रों का अवधान सुनाई हुई कहानी की ओर एकाग्र रहता है। सुनाते समय अध्यापक की कहानी उसकी अपनी बात हो जाती है, उसमें उसका व्यक्तित्व समा जाता है। इससे विद्यालय में भी घरेलू वातावरण सजग हो जाता है। जब कहानी अच्छी रहेगी तो बालक उसमें रुचि लेने लगता है और उसे रुचिकर ढंग से बताया जाना चाहिए शिक्षक द्वारा, तभी छात्र उसमें रुचि ले सकते हैं। अतः पुस्तक की कहानी के शब्दों को ग्रहण कर अपने शब्दों में कहना अधिक प्रभावपूर्ण होता है। पहले जब शिक्षक द्वारा कहानी छात्रों को बताई जाती है तो पहले उसे पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए उसी हाव भाव में। अगर डायरेक्ट उसी समय पुस्तक को पढ़ा जाए तो छात्र उसमें रुचि नहीं ले सकेंगे। कहानी शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या है? कहानी शिक्षण विधि का उद्देश्य बच्चों में नैतिकता का विकास करना होता है। मॉरल स्टोरी अगर सुनाया जाए तो बच्चों में नैतिकता और आदर्शता का विकास आसानी से हो सकता है। बच्चों में अधिक से अधिक ज्ञान का संचार कराता है कहानी विधि जो है, कहानी के माध्यम से बालकों को उनमें अधिक से अधिक ज्ञान संचार किया जा सकता है। कहानी के द्वारा किसी भी विषय को बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि कहानी के माध्यम से बालक आसानी से समझता है और उसमें रुचि लेता है, इसलिए उन्हें किसी भी विषय को समझने में सरलता होती है। स्वस्थ मनोविनोद और मनोरंजन की शिक्षा देना, कहानी के माध्यम से मनोरंजन की भी शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि उनका मनोरंजन भी किया जा सकता है।
जैसे क्लास चल रही है तो शिक्षक के द्वारा बीच बीच में मनोरंजन वाली कहानियाँ भी बता दी जाती है, ताकि छात्रों का अधिगम के प्रति, पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहे, वो बोरिंग फील ना करें। अगला नंबर है, बालकों को अस्पष्टता एवं तर्क संगत ढंग से विचार करना सिखाना होता है। कहानी का उद्देश्य बालकों को स्पष्ट रूप से सिखाना होता है। उन्हें अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाता है कहानी के माध्यम से। जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो बालक भी अनेक तरह की कल्पना करने लगते हैं। उनके सम्मुख व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित कराना इसका उद्देश्य भी होता है। कहानी शिक्षण विधि की क्या सावधानियां हैं? कहानी बताते समय शिक्षक के द्वारा किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए वो चीज़ देखते हैं। कहानी पढ़ी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उसे अपने शब्दों में बोलकर बताना चाहिए। जैसे कहानी में जो भी घटना घटी है तो उसको उसी माध्यम से हाव भाव व्यक्त करना चाहिए। अगर उसे डायरेक्ट पढ़ा जाएगा तो छात्र उसमें रुचि नहीं ले पाएंगे। तो रुचिकर बनाने के लिए कहानी को उसी हाव भाव में प्रकट करना चाहिए। कहानी कहते समय शिक्षक को उसे पुस्तक आदि में देखने के लिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे धारा प्रवाहिता और मनोरंजन का क्षय होता है। यानी कि धारा प्रवाहिता एक लय बना हुआ है, जैसे कहानी बता रहे किसी की चीज़ के बारे में तो उसमें लय बना हुआ है। अगर हम पुस्तक देखने लगेंगे तो वो धारा प्रवाहिता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहानी में हाव भाव को भी व्यक्त करना चाहिए, यानी कि जो भी बताया गया है उसे उसी विचार में ढालना चाहिए। कहानी बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जिस लेवल के बच्चे हैं उसी स्तर के अनुकूल बताना चाहिए। अगर 2 क्लास का बच्चा है तो उसको उसी माध्यम से कहानी बताया जाएगा, उसकी योग्यता मानसिक स्तर के अनुकूल ही। अगर 9th स्टैंडर्ड का बताया जाए, 12th स्टैंडर्ड का बताया जाए तो वो समझ नहीं पाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगी। कहानी में क्रमबद्धता एवं संक्षिप्तता होनी चाहिए। कहानी जो है क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए, जैसे जैसे घटना घटी है उसे उसी रूप में बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट वाला सीन पहले बता दिए और पहले वाला सीन को लास्ट में बता दिए। इससे रुचिकर कहानी नहीं रहेगा और छात्र इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। और कहानी का जो प्रतिरूप है वो संक्षिप्त होना चाहिए। कहानी अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लंबी कहानी कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर कहानी 2 घंटे के बता दिया जाए तो छात्र रुचि नहीं लेंगे उस विषय में। कहानी बताते समय शिक्षक द्वारा सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर सरल भाषा रहेगी तो छात्र आसानी से समझ सकते हैं उसको। कहानी के अंत में उसके निष्कर्ष का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, यानी कि उससे निष्कर्ष क्या निकलता है तो उसे बताया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, क्योंकि हर एक कहानी का उद्देश्य अपना अपना होता है और हमेशा अच्छी चीज़ें ही सिखाती है। तो इसलिए इसकी जानकारी छात्रों को देना आवश्यक होता है ताकि वो अच्छी चीज़ों को सीख सके। अगला पॉइंट है, कहानी बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। इनको उनकी रुचि के अनुसार ही उस कहानी को बताया जाना चाहिए। कहानी कहते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किन उद्देश्यों से कहानी कह रहा है। उद्देश्यहीन कहानी निरर्थक होती है, यानी कि उसी उद्देश्य वाली कहानी शिक्षक द्वारा छात्रों को बताना चाहिए, जिससे बालक का व्यक्तित्व का विकास हो और वो उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें की जानकारी प्राप्त हो। अगला पॉइंट है, सभी आयु के बालकों को केवल वही कहानियाँ सुनानी चाहिए जो उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि उनमें जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमेशा मोटिवेट होते रहें और अपने कार्य में एक्टिव रहें और उसे अच्छी तरह से कर सकें। तो यहाँ पर शिक्षण विधि में हमारा पहला कहानी विधि था जिसे हम देखें, और अगला नाटकीयकरण को देखेंगे अगली वीडियो में।
धन्यवाद।